जब दुश्मन आपकी ताकत पर नहीं, आपकी कमजोरी पर वार करे, तब जंग सिर्फ जीतने की नहीं, खुद को बचाने की भी रह जाती है। और आज वेदांश की सबसे बड़ी कमजोरी दुश्मन के निशाने पर थी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस कहानी के हर पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 28 किंगडम। जैसे ही वेदांश अंदर पहुंचा, पूरा माहौल अचानक बदल गया। हवा में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तापमान जैसे एकाएक गिर गया हो। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी मौत की गंध महसूस की जा सकती थी। वहाँ मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कोई भी सिर उठाकर वेदांश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि शिव के चेहरे पर भी दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी मुट्ठियाँ इतनी कस चुकी थी कि नसें उभर आई थी। वहीं मयंक और कबीर भी मौजूद थे। हालांकि कबीर के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं थे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि उसे हर हाल में यहाँ आना पड़ा। जैसे वेदांश उस हिस्से में पहुंचा जहाँ सभी खड़े थे, अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें खतरनाक रूप से डार्क हो गई। जबड़ा कस गया, मुठ्ठियाँ धीरे धीरे भिंचने लगी और उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा उतर आया जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। क्योंकि उसके सामने फर्श पर एक नहीं कई लाशें रखी हुई थी। सभी के ऊपर सफ़ेद कपड़े ढके हुए थे। उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी, लेकिन वे कोई आम लोग नहीं थे। वे किंगडम के सबसे वफादार जासूस थे। वे लोग जो मौत से डरना नहीं जानते थे, जो किंग के एक इशारे पर अपनी जान तक देने को रेडी थे, जो दुश्मन के बीच घुसकर महीनों तक काम कर सकते थे, लेकिन अपने किंग का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाते थे, जो मौत को गले लगा सकते थे लेकिन गद्दारी कभी नहीं कर सकते थे। और आज वही सफ़ेद कपड़ों के नीचे निश्चल पड़े थे। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल खामोश रहा। फिर वेदांश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने झुककर पहली लाश के ऊपर से सफ़ेद कपड़ा हटाया और अगले ही पल उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक पागलपन उतर आया कि वहाँ मौजूद हर आदमी का गला सूख गया। वेदांश की मुठ्ठियाँ इस कदर भींची हुई थी कि उसके नाखून उसकी अपनी हथेलियों में धंस चुके थे। हथेलियों से खून की पतली धार बहने लगी थी, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं था। उसका पूरा शरीर गुस्से से काँप रहा था। आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर मौत भी रास्ता बदल ले। तभी शिव ने खुद को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। उसने एक मुड़ा हुआ कागज़ वेदांश की तरफ बढ़ा दिया। वेदांश ने बिना कुछ कहे वो कागज़ लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मुबारक हो किंग, दर्द मुबारक हो। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुझे और भी दर्द देना बाकी है, और वह दर्द मैं तेरी आंखों के सामने दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तेरे जासूस तेरे हथियार हैं, लेकिन तेरी कमजोरी कोई और है। बहुत जल्द मैं तेरे सामने आऊँगा और तेरी कमजोरी को तेरी आंखों के सामने तबाह कर दूंगा, और तू बस खड़ा देखता रह जाएगा, क्योंकि तू कभी मुझ तक पहुँच ही नहीं सकता है। लेटर में कहीं भी नाम नहीं लिखा था, लेकिन हर शब्द हर लाइन सीधी चुनौती थी। वेदांश की मुट्ठी उस कागज़ पर और कस गई। कागज़ उसके हाथों में मसल कर लगभग चूर हो चुका था। पूरा हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। सभी की नज़रें तुरंत उस तरफ घूम गई। वह वैभव था, जो बुरी तरह जख्मी हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी सनक और खुशी झलक रही थी। उसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि ये सब किसने किया है। उसने खून थूकते हुए वेदांश को देखा और हंसते हुए बोला, किंग, अब समझ आया। मैं कहता था ना, ये खेल तेरी सोच से भी बड़ा है। तेरे जितने भी रास्ते थे मेरे बॉस ने एक एक करके बंद कर दिए हैं। तू कभी नहीं पहुंच पाएगा उन तक, क्योंकि उन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता,
और जो उन्हें ढूंढने निकलता है वह खुद अंधेरे में खो जाता है। तू भी खो जाएगा उन्हीं अंधेरों में और वहीं भस्म हो जाएगा। वह फिर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि अगले ही पल वेदांश की खतरनाक नज़रें उस पर टिक गई। ऐसी नज़रें जिनमें सिर्फ मौत थी, सिर्फ विनाश था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वेदांश के होठों पर एक बेहद ठंडी मुस्कान उभरी। वह बेहद धीमी लेकिन रूह कपा देने वाली आवाज़ में बोला, वैभव, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम लोग समझते हो कि अंधेरा मुझे रोक सकता है। उसने एक नज़र उन लाशों पर डाली, फिर उसकी आंखें और खतरनाक हो गई। लेकिन मैं किंग हूँ, मैं अंधेरे से डरता नहीं, मैं अंधेरे का मालिक हूँ। और अगले ही पल उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधे वैभव के सीने पर तान दी। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन उतर आया था कि पूरे किंगडम में सन्नाटा फैल गया। कबीर, मयंक और शिव की नज़रें एक साथ वेदांश पर टिक गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे इस वक्त किंग के अंदर जो तूफान चल रहा है उसे रोकना आसान नहीं था। वहीं वैभव की आंखों में पहली बार असली खौफ उतर आया। उसका गला सूख गया, सांसें अटकने लगी, क्योंकि इस वक्त वेदांश की आंखों में जो पागलपन था वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद उसके सामने खड़ी हो। वेदांश उसकी आंखों में देखते हुए बेहद खतरनाक आवाज़ में बोला, तो सुन वैभव, जिस दिन मैं तुम्हारे उस आका तक पहुंच गया ना, उस दिन मौत भी उसके लिए छोटी सजा होगी। उसकी आवाज़ पूरे किंगडम में गूंज उठी। और तू यही जानना चाहता है ना कि तेरे आका का नाम क्या है? वह एक पल के लिए रुका, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर और कस गई। तो सुन, तेरा वो बुज़दिल आका का नाम है मिस्टर एक्स। जैसे यह नाम उसके मुंह से निकला, पूरा किंगडम सन्नाटे में डूब गया। कबीर और मयंक की आंखें फैल गई। शिव भी एक पल के लिए चुप रह गया और वैभव का चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में ऐसा डर उतर आया जैसे किसी ने उसका सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। बस वेदांश के लिए इतना ही काफ़ी था। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आई और अगले ही पल ढाई पहली गोली चली। वैभव चीख भी नहीं पाया था। एक के बाद एक गोलियां उसके सिर पर उतरती चली गई। खून चारों तरफ बिखर गया, लेकिन वेदांश रुका नहीं। उसकी उंगली लगातार ट्रिगर दबा रही थी, जैसे उसके अंदर जमा हुआ सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारा पागलपन आज बाहर निकल रहा हो। वैभव कब का मर चुका था, लेकिन वेदांश अब भी गोली चला रहा था। तभी कबीर और मयंक तेजी से आगे बढ़े। दोनों ने मिलकर उसे पीछे खींचा। वेद, बस, वो मर चुका है, मयंक ने जोर से कहा। कबीर ने भी उसकी बंदूक पकड़ ली, लेकिन वेदांश की आंखों में अब भी पागलपन जिंदा था। उसकी सांसें बेकाबू थी, मुठियाँ काँप रही थी और आंखों में खून उतर आया था, क्योंकि इस बार बात किंगडम की नहीं थी। इस बार बात उसके जासूसों की भी नहीं थी। इस बार सीधा निशाना मन्नत पर था, उसकी जान पर था, और यह बात वो सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ मन्नत डोमिनियन एंटरप्राइजेस के टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वह सीधे वेदांश के केबिन की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता थी, क्योंकि आज पहली बार वेदांश ने उसे कोई काम दिया था। लेकिन जैसे वो केबिन के अंदर पहुंची, अचानक उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें बड़ी हो गई, कुछ सेकंड तक पलकें झपकाती रही। फिर अचानक दोनों हाथ कमर पर रखकर खुद से बोली, 1 मिनट, सर ने मुझे काम दिया है। वह कुछ पल सोचती रही, फिर माथे पर हाथ मारकर बोली, अरे, उन्होंने तो बताया ही नहीं, बस इतना कहा कि काम पूरा करके रखना। लेकिन कौन सा काम पूरा करके रखना है? मन्नत का मुंह गोल हो गया। हे माता रानी, मैं भी ना पूछना ही भूल गई। फिर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। कोई बात नहीं, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। उसने वेदांश का नंबर डायल किया, लेकिन अगले ही पल मोबाइल से आवाज़ आई। उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। मन्नत का मुंह तुरंत लटक गया। उसने फ़ोन को घूरते हुए कहा, वाह, जब ज़रूरत होती है तभी सबका नंबर आउट ऑफ कवरेज बताता है। जब मुझे अमृता चाहिए होती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता, और जब सर चाहिए तो इनका फ़ोन नहीं लगता।
आखिर मेरी ज़रूरत के समय ही नेटवर्क छुट्टी पर क्यों चला जाता है? उसने झुंझुलाकर फ़ोन वापस पर्स में रख दिया। फिर जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। दोनों गालों पर हाथ टिकाकर सामने देखने लगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बोर हो जाऊंगी। सर ने काम भी नहीं बताया। फिर उसने पूरे केबिन में नजरें दौड़ाई। लगता है सर प्यार वार में थोड़े भुलक्कर हो गए हैं। आधा अधूरा आदेश देकर चले गए और मैं यहाँ बैठी सोच रही हूँ कि करना क्या है। वह कुछ पल तक गंभीर बनी रही, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें अचानक फैल गई। 1 मिनट, अगर मैंने काम पूरा नहीं किया तो क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी? वह तुरंत कुर्सी से सीधी होकर बैठ गई। फिर खुद ही भौवें चढ़ाकर बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? काम बताएंगे नहीं, फ़ोन उठाएंगे नहीं और पनिशमेंट मुझे देंगे? यह तो सरासर अन्याय है। उसने उंगली हवा में उठाई, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इस बार मैं पनिशमेंट नहीं लेने वाली हूँ। उसकी आंखों में शरारती चमक उतर आई। वह कुर्सी पर पीछे टिक गई और मुस्कुराते हुए बोली, इस बार तो मैं ही सर को पनिशमेंट दूंगी। फिर कुछ सोचकर धीरे से बड़बड़ाई, और ऐसी दूंगी कि उन्हें भी याद रहेगा कि आधा काम बताकर किसी को छोड़कर नहीं जाते। अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। अब वो काम के बारे में कम और वेदांश को कौन सी पनिशमेंट देनी है इसके बारे में ज़्यादा सोच रही थी। मन्नत ने कुछ पल तक गहरे सोच विचार में डूबते हुए अपनी उंगली गाल पर रखी और फिर बुदबुदाकर बोली, वैसे मैं उन्हें भला क्या पनिशमेंट दे पाऊंगी? खरुश सर पर तो मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता है। सच में कितना बड़ा टास्क है किसी को सज़ा देना। मुझे तो सोच सोच कर ही मेरा सिर भारी हो रहा है। और एक वे हैं, सर को मुझे पनिशमेंट देने में कितना मज़ा आता है। जैसे ही मन्नत के मुंह से उनका पनिशमेंट शब्द निकला, अगले ही पल उसके दिमाग में वेदांश की वो गहरी मदहोश कर देने वाली आंखें, उसकी मजबूत बाहें और उसके होठों का वो छुअन कौंध गया। मन्नत के गोरे गाल श्रम से पल भर में हल्के लाल हो गए। उस रोमांटिक और कातिलाना पनिशमेंट का ख्याल आते ही उसके पूरे शरीर में एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई और उसके गुलाबी होठों पर एक बेहद खूबसूरत प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। लेकिन अगले ही पल अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए उसने अपना मुंह टेढ़ा किया और झेपते हुए बोली, हूँ, उनका पनिशमेंट तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा ही है, अजीब और कड़क। मुझे नहीं देनी उन्हें ऐसी कोई पनिशमेंट। मैं तो कुछ और सोचती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, उसे खुद नहीं पता था कि वह कुछ और आखिर क्या है। यह सोचकर उसने झुंझुलाकर कुर्सी छोड़ दी और पूरे केबिन में चक्कर लगाने लगी। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। लेकिन जितना सोचती उतना ही दिमाग खाली हो जाता। आखिरकार हार कर सोफे पर बैठ गई। वहीं किंगडम के विशाल हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। वेदांश की मुट्ठी अभी भी कसी हुई थी। दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट लगभग आधी खत्म हो चुकी थी। वह लगातार लंबे लंबे कस ले रहा था। उसकी आंखें इतनी गहरी हो चुकी थी कि उनमें झांकने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। तभी कबीर आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ भी उतनी ही ठंडी थी। मिस्टर एक्स, यानी तुम पहले से जानते थे कि इन सब के पीछे वही है। वेदांश अब भी खामोश रहा। उसकी नज़रें कहीं शून्य में टिकी थी, जैसे वह किसी और ही गणित को जोड़ रहा हो। कबीर ने फिर कहा, और तुमने हम लोगों को यह बताना जरूरी नहीं समझा? वेद, इस बार मयंक भी आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में भी सवाल थे। मुझे अच्छी तरह से याद है वेद, मैंने तुम्हें मिस्टर एक्स के बारे में बताया था। यह भी बताया था कि वो माफिया वर्ल्ड का नया किंग बनना चाहता है और उसके लिए उसे ब्लैक बुक चाहिए। आज तक उसे किसी ने देखा तक नहीं, ना कोई चेहरा, ना कोई पहचान, ना कोई असली नाम। माफिया वर्ल्ड की किसी मीटिंग में वो खुद कभी आया ही नहीं। सिर्फ उसका नाम चलता है, जैसे कोई साया हो। कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। मयंक की नज़रें सीधे वेदांश पर टिक गई। फिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि इन सब के पीछे वही है? और मान भी ले कि उसे ब्लैक बुक चाहिए, तो भी मुझे बात समझ नहीं आती। वैभव, राव, नकाबपोश, ये सारे मोहरे क्यों? सीधे तुम्हारे सामने आकर लड़ क्यों नहीं जाता? अगर वह इतना ही ताकतवर है तो? पूरा हॉल एक बार फिर शांत हो गया। सभी की नज़रें अब वेदांश पर थी। कुछ सेकंड तक सिर्फ सिगरेट के सुलगने की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर वेदांश हल्का सा हंसा,
लेकिन वह हंसी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उस हंसी में ऐसा ठंडापन था कि सुनकर किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। उसने धीरे से सिगरेट नीचे फेंकी और अपने जूते से उसे कुचल दिया। फिर बेहद गहरी आवाज़ में बोला, यही तो उसकी सबसे बड़ी गलती है। कबीर और मयंक दोनों चुपचाप उसे देखते रहे। वेदांश ने आगे बोला, तुम दोनों अभी भी यही सोच रहे हो कि यह खेल ब्लैक बुक का है, लेकिन यह खेल कभी ब्लैक बुक का था ही नहीं। उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक उठी। ब्लैक बुक तो सिर्फ लालच है, असली मकसद कुछ और है। और मिस्टर एक्स की सबसे बड़ी समस्या भी यही है। मयंक और कबीर की भवें सिकुड़ गई। मयंक ने पूछा, मतलब? वेदांश ने उसकी तरफ देखा। मतलब, अगर उसे सिर्फ ब्लैक बुक चाहिए होती तो वो सालों पहले मेरे साथ सीधी जंग छेड़ देता, क्योंकि उसे पता है कि ताकत के दम पर वो मुझसे जीत नहीं सकता है। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना, मनोवैज्ञानिक युद्ध, यानी कि दिमाग का खेल। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। वेदांश की आवाज़ और भी गहरी हो गई। वो मुझे हराना नहीं चाहता, वो मुझे तोड़ना चाहता है। फ़र्क समझ रहे हो कबीर? कबीर की आंखें सिकुड़ गई। वेदांश आगे बोला, मेरे जासूसों को मारना, मेरे लोगों पर हमला करना, वैभव को मोहरा बनाकर सामने रखना, ताकि हमारा पूरा ध्यान वैभव पर ही रहे। और वह पीछे खड़ा होकर खुद खेल खेलता रहा। और सबसे बड़ी बात, उसकी मुठिया कस गई। मिस मन्नत की यादों के साथ खेलना, ये सब जीतने की चालें नहीं हैं, यह मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर करने की चालें हैं। उसने मुट्ठी भींच ली, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन मैं भावनात्मक रूप से टूट गया, उस दिन ब्लैक बुक भी उसकी होगी और पूरा अंडरवर्ल्ड भी। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। तभी कबीर अपनी चेयर से उठते हुए ठंडी आवाज़ में पूछा, तुम्हें मिस्टर एक्स के बारे में इतना कुछ कैसे पता चला वेद? उसके शब्दों के साथ वहाँ की हवा और भी भारी हो गई। मयंक और शिव की नज़रें सीधे वेदांश पर टिक गई। वहीं दूसरी तरफ मन्नत सोफे पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला। आवाज़ सुनते ही मन्नत ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसका दिल अनजाने में तेज धड़क उठा। एक पल के लिए उसे लगा शायद वेदांश आ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र सामने खड़ी लूना पर पड़ी। मन्नत ने तुरंत अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और नॉर्मल बनने की कोशिश करते हुए बोली, अरे लूना, तुम? लूना की गहरी नज़रें तुरंत उसके चेहरे पर टिक गई। वह कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर होठों पर हल्की मुस्कान लाकर बोली, लगता है तुम किसी और का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मन्नत एकदम सीधी होकर बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं था, उसने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट उसे खुद ही धोखा दे रही थी। लूना मुस्कुराई, अच्छा तो फिर दरवाज़ा खुलते ही जिस स्पीड से तुमने आंखें खोली थी, उसे क्या नाम दूँ मैं? मन्नत ने मुंह बना लिया, कुछ भी नाम मत दो, ना ही कुछ ज़्यादा सोचो। मुझे लगा सर होंगे, क्योंकि जाते वक्त उन्होंने मुझे काम दिया था, लेकिन बताया ही नहीं कि कौन सा काम करना है। अब मैं यहाँ बैठी सोच रही हूँ कि आखिर मुझे करना क्या है। यह सुनते ही लूना को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने माथे पर हल्का सा हाथ मारा। ओह हाँ, मैं तो यही बताने के लिए आई हूँ। वह तुरंत वेदांश की डेस्क की तरफ गई। वहाँ पहले से एक इम्पोर्टेंट फाइल रखी हुई थी। लूना ने फाइल उठाकर मन्नत की तरफ बढ़ाई और बोली, यह लो, यह फाइल का पूरा डेटा सिस्टम में अपडेट करना है। सारा डेटा रेडी कर लो, यही काम तुम्हें दिया गया है। मन्नत ने राहत की सांस ली। अच्छा तो यह काम है? लूना मुस्कुराई। हाँ, और अब आराम से करो, मैं चलती हूँ, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है। तभी मन्नत को कुछ याद आया। वह तुरंत बोली, अरे हाँ, अम्मू आ गई है क्या? मुझे उससे मिलना है, मुझे नीचे ले चलो। लूना ने सिर हिलाया। नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ऊपर ही भेज देती हूँ। तुम अपना काम भी करती रहना और उससे मिल भी लेना। मन्नत ने मुस्कुराकर हाँ कहा। लूना भी मुस्कुराई और फिर केबिन से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही मन्नत ने सामने रखी फाइल को देखा। उसने गहरी सांस ली और मुंह बनाकर बोली, चलो बढ़िया है, अब जल्दी से यह काम पूरा कर लेती हूँ, फिर अम्मू के साथ घंटों बात करूँगी। उसने जैसे ही फाइल खोली, उसकी नज़र अंदर के डॉक्यूमेंट्स पर गई। उसकी आंखें फैल गई। इतना सारा डेटा, सर भी ना। समझ में नहीं आता मुझे असिस्टेंट बना रहे हैं या अकाउंटेंट।
वह बड़बड़ाई, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई। लैपटॉप ऑन किया और धीरे धीरे डेटा एंट्री शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर किंगडम। वेदांश कुछ पल खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थी, जैसे 3 साल पुराना हर जख्म फिर से उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। फिर उसने गहरी सांस ली, धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मैं 3 साल तक इंडिया से और अपने लोगों से दूर रहा, और इसके पीछे कई वजह थी। उसकी नज़रें धीरे धीरे झुक गई। पहली वजह थी मिस मन्नत को दिया हुआ मेरा वादा। उसके होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। उन्होंने मुझसे कसम ली थी और मैं चाह कर भी वो कसम नहीं तोड़ सकता था। उसकी आंखों में गहराई उतर आई, क्योंकि बात सिर्फ जिद की नहीं थी, उनकी डिग्निटी की थी, उनके विश्वास की थी। वह कुछ पल रुका। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कभी ये लगे कि मैं उनकी इज्जत नहीं करता, उन पर भरोसा नहीं करता। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। उस वक्त मैं सोच रहा था कि वह शायद बचपना कर रही है। मैं कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि वह कसम खुद पर खुद टूट जाएगी। लेकिन वह मुझे ही छोड़कर चली गई, क्योंकि वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। वेदांश की आंखों में यादों की चमक उभरी। आखिरी बार जब मैंने उनसे सवाल किया था, तब उनकी आंखों में बहुत दर्द था। उसे जैसे वो पल याद आ गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वो धीमे से हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। मैं बार बार पूछता रहा, क्या बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन हर बार वो खामोश हो जाती थी। हॉल में सन्नाटा गहरा हो गया। तब पहली बार मैंने सोचा, शायद हमारे रिश्ते को थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है। उसकी आंखों में पछतावा उतर आया, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ पल तक सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर उसने खुद को संभाला, और इस बार उसकी आंखों में दर्द की जगह बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। दूसरी वजह थी, मुझे उन लोगों को ढूंढना था जिनकी वजह से मैंने अपने डैड और भाई को खोया। अब उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से शांत थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वैभव जिंदा है, और ना ही यह कि वो इस खेल का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे मैं सच के करीब पहुंचा, मुझे समझ में आ गया कि वैभव सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। कबीर, मयंक और शिव बिना पलक झपकाए उसे देख रहे थे। वेदांश ने धीमी आवाज़ में कहा, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं मिस मन्नत को दोबारा किसी का मोहरा नहीं बनने दूंगा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। दुश्मनों को यह यकीन दिलाना जरूरी था कि अब मिस मन्नत मेरी कमजोरी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ नहीं रहा हूँ। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, उन्हें भूल चुका हूँ। उसने दर्द भरी मुस्कान दी, ताकि कोई उन्हें दोबारा टारगेट करने की हिम्मत ना करे। अब उसकी आंखों में 3 साल की पूरी जुदाई दिखाई दे रही थी। मैंने 3 साल उनकी जुदाई सही, हर रात उनके बिना जिया। हर सुबह यह सोचकर उठता था कि पता नहीं वो कहाँ होंगी, जिंदा भी होंगी या नहीं। उसकी आवाज़ पहली बार हल्की सी काँपी, लेकिन फिर भी मैं उनके पास नहीं गया, उन्हें ढूंढा नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं एक कदम भी गलत उठा बैठा तो दुश्मन सीधे उन तक पहुंच जाएगा। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति अब खामोश था। वेदांश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। मुझे दुश्मनों को पहचानना था, उन्हें उनके बिल से बाहर निकालना था। 3 साल पहले जब मैं इस खेल की तह तक जाने निकला था, तब मुझे बार बार एक ही चीज़ समझ आ रही थी। हर बार दुश्मन बदल जाता था, लेकिन खेल खेलने का तरीका नहीं। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। वैभव, नकाबपोश, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ माफिया, कुछ राजनेता, सबके चेहरे अलग थे, लेकिन डोर हमेशा एक ही हाथ से हिलती थी। अब उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई थी। मैंने जितने लोगों को पकड़ा, उनमें से कोई भी असली खिलाड़ी नहीं था। हर किसी के पीछे कोई और था, और उस कोई और के पीछे सिर्फ एक नाम बार बार सामने आ रहा था। उसने धीरे से कहा, मिस्टर एक्स। फिर उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि इस खेल को पहचानने में, मिस्टर एक्स को पहचानने में मुझे पूरे 3 साल लग जाएंगे। उसकी आवाज़ टूट गई, और जब मेरी मन्नत मुझे वापस मिलेगी तो वो इस हाल में मिलेंगी, अपनी यादों के बिना, अपने ही अतीत से अनजान, और हर दिन दर्द से लड़ती हुई।
पूरा किंगडम सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि पहली बार सबको समझ आया कि इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा सज़ा अगर किसी ने काटी थी तो वह वेदांश राठौड़ था। तभी मयंक ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर पूछा, लेकिन हम मिस्टर एक्स तक पहुँचेंगे कैसे, जब हमें यह तक नहीं मालूम कि वो दिखता कैसा है, कहाँ रहता है और असल में है कौन। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें एक बार फिर वेदांश पर टिक गई। वेदांश कुछ पल बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वो समझ सकते थे कि इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर थाप दे रही थी, जैसे किसी अदृश्य पहेली के टुकड़े जोड़ रही हो। फिर अचानक उसके होठों पर एक बेहद रहस्यमय मुस्कान उभरी, जो आमतौर पर तभी आती थी जब किसी की मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। वो धीमे से बोला, डोंट वरी, बहुत जल्द उसका और मेरा सामना होगा। मयंक की भव्य सिकुड़ गई। इतना यकीन कैसे है तुम्हें? वेदांश के चेहरे पर तिरछी स्माइल आई। वह बोला, क्योंकि मिस्टर एक्स ने एक गलती कर दी है। शिव तुरंत चौकन्ना हो गया और पूछा, कौन सी गलती किंग? वेदांश हल्का सा हंसा। वह सोचता है कि वह मुझे खेल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 3 साल से मैं भी उसी को खेल रहा हूँ। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति चुप हो गया। वेदांश आगे बोला, ऐसे लोग जो खुद को भगवान समझने लगते हैं, उनकी एक आदत होती है, वो अपनी जीत देखना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो अपने शिकार की आखिरी चीख अपने कानों से सुनना चाहते हैं। कबीर की नज़रें गहरी हो गई, क्योंकि वो समझ रहा था कि वेदांश आखिर कहना क्या चाह रहा है। वेदांश ने धीरे से कहा, मिस्टर एक्स छाया में छुप सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, और जिस दिन उसे लगेगा कि उसने मुझे तोड़ दिया है, जिस दिन उसे लगेगा कि उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को मुझसे छीन लिया है, उस दिन वह खुद सामने आएगा। किंगडम का माहौल और भी भारी हो गया, और वेदांश ने खतरनाक आवाज़ में बोला, मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि शिकार को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे यह यकीन दिला देना कि शिकारी वही है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल खामोश हो गया। कबीर, मयंक और शिव वेदांश की बातों का मतलब अच्छी तरह से समझ रहे थे। वेदांश पिछले 3 सालों से सिर्फ दुश्मन को ढूंढ नहीं रहा था, वह उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा था, और अब शायद वह दिन ज़्यादा दूर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ केबिन, समय कब गुजर गया मन्नत को पता ही नहीं चला। करीब आधे घंटे बाद केबिन का दरवाज़ा खुला। मन्नत ने बिना ऊपर देखे ही कहा, अम्मू तू आ गई? लेकिन जवाब नहीं आया। मन्नत ने हैरानी से सिर उठाया, और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने अमृता नहीं बल्कि कोई और खड़ा था, और उसे देखकर मन्नत के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। सामने सालू खड़ी थी। उसे देखते ही मन्नत की भवें सिकुड़ गई। वहीं सालू के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, वह बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। मन्नत ने मन ही मन बड़बड़ाया, ये यहाँ क्या कर रही है? तभी उसकी नज़र सालू के हाथ पर गई। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स था, जिसे वो बड़े संभाल कर पकड़े हुई थी। मन्नत का मुंह अपने आप बन गया। लंच बॉक्स? ये सर के लिए लाई है क्या? उसने तुरंत अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान चिपकाई और बोली, सालू तुम यहाँ, कोई काम था क्या? लेकिन सालू ने उसकी बात का जैसे कोई महत्व ही ना दिया हो। वो सीधे केबिन के अंदर चली गई। उसकी नज़रें पूरे केबिन में घूम रही थी, जैसे वह इस जगह से पहले से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। फिर वह आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई और लंच बॉक्स टेबल पर रख दिया। मन्नत अब भी उसे घूरे जा रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी सालू ने बिल्कुल सहज अंदाज में पूछा, वेदांश कहाँ हैं? मैं उनके लिए लंच लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह। यह सुनते ही मन्नत का चेहरा अटक गया। हमेशा की तरह? उसने हैरानी से पूछा। 1 मिनट, क्या मतलब हमेशा की तरह? मैं तो जब से यहाँ आई हूँ तुम्हें कभी लंच लेकर आते नहीं देखा। फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे रोज आती हो? सालू ने धीरे से अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। फिर उसने मन्नत को गहरी नज़रों से देखा। उस नज़र में कुछ ऐसा था जिसने मन्नत को और असहज कर दिया। सालू शांत स्वर में बोली, क्योंकि तुम अभी कुछ दिन पहले लौटी हो मन्नत, लेकिन
मैं वेदांश की ज़िंदगी में आज नहीं आई हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। 3 साल पहले आई थी। मन्नत का दिल जाने क्यों हल्का सा चुभ गया। सालू आगे बोली, और हाँ, लंच बॉक्स भी मैं पहली बार लेकर नहीं आई हूँ, कई बार लेकर आई हूँ। बस उसका जवाब तुम्हें शायद नहीं मालूम और मैं देना भी नहीं चाहती। मन्नत की उंगलियां अनजाने में फाइल पर कस गई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इतनी चिढ़ हो क्यों रही है, लेकिन एक बात तय थी, सालू की हर बात उसके अंदर कहीं ना कहीं जलन पैदा कर रही थी। और सबसे ज़्यादा जलन उसे उस शब्द से हुई थी, हमेशा की तरह, जैसे उन 3 सालों में जहाँ मन्नत नहीं थी वहाँ सालू मौजूद थी। वहीं सालू मन्नत के चेहरे पर उभरती जलन और बेचैनी साफ पड़ सकती थी। उसके होठों पर अंदर ही अंदर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। वह मन ही मन बोली, बस यही देखना चाहती थी मैं, तुम्हारे चेहरे पर यह बेचैनी, यह असुरक्षा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त वेदांश यहाँ नहीं है और मुझे तुम्हें यह एहसास करवाने का मौका चाहिए था कि इन 3 सालों में उनकी ज़िंदगी खाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तुम वापस आ गई हो मन्नत, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। और अगर तुम सोचती हो कि वापस आते ही सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तो तुम्हें बहुत कुछ समझना बाकी है। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाई, फिर बिल्कुल सहज स्वर में बोली, क्या हुआ मन्नत, बुरा लगा मेरी बातें सुनकर? मन्नत तुरंत बोली, नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। लेकिन उसकी आवाज़ में जो हल्की सी खीस थी वह छुप नहीं पाई। सालू हल्का सा हंसती, देखो, बुरा लगना तो बनता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है। उसने जानबूझकर धीरे धीरे शब्द चुने। 3 साल बहुत लंबा समय होता है मन्नत, और उन 3 सालों में तुम यहाँ नहीं थी। उसकी नज़रें सीधे मन्नत की आंखों में थी। ऐसे में किसी को तो वेदांश की परवाह करनी थी, किसी को तो उनका साथ खड़ा होना था, तो मैं थी बस। मन्नत की उंगलियां धीरे धीरे फाइल पर और भी कसने लगी। सालू ने बात आगे बढ़ाई, वैसे तुम यही सोच रही होगी ना कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। वो सोफे से थोड़ा आगे झुकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम चीज़ों को नॉर्मल तरीके से देखो, किसी भ्रम में मत रहो। और सबसे ज़रूरी बात, उसकी आवाज़ थोड़ी ठंडी हो गई, खुद को उनकी पत्नी समझने की गलती मत करो। यह सुनते ही मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से फाइल बंद कर दी, फिर अपनी कुर्सी से उठी और पहली बार उसकी नज़रें पूरी मजबूती से सालू की नज़रों से टकराई। गलती, मन्नत ने धीमी लेकिन साफ आवाज़ में कहा। दिलचस्प बात है। सालू की मुस्कान हल्की पड़ गई। मन्नत आगे बोली, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, मुझे उनकी पत्नी किसी ने नहीं बनाया। उन्होंने खुद कहा कि मैं उनकी पत्नी हूँ। तुम रोज़ आओ या साल में एक बार, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑफिशियली मैं उनकी पत्नी हूँ, समझी, और हमेशा रहूँगी। अब सालू के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मन्नत ने बिना नज़रें हटाए कहा, और रही बात 3 साल की, तो मुझे नहीं पता कि इन 3 सालों में क्या हुआ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज भी जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वह मेरा नाम लेते हैं, तुम्हारा नहीं। केबिन में अचानक भारी खामोशी छा गई, लेकिन मन्नत की बातें सुनकर सालू के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसे उसे मन्नत की बातों पर हंसी आ रही हो। वो धीरे से बोली, पत्नी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है मन्नत, तुम उनकी पत्नी हो, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी। मन्नत की भवें सिकुड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सालू इतनी आसानी से उसकी बात मान लेगी। तभी सालू ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता मन्नत कि सिर्फ एक रिश्ते का नाम होना और उस रिश्ते को जीना 2 अलग अलग बातें होती है? मन्नत का चेहरा गंभीर हो गया। सालू अपनी जगह से उठी और खिड़की की तरफ चलते हुए बोली, देखो मन्नत, तुम्हारे और वेदांश के बीच क्या रिश्ता है, इस पर मुझे कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि सच बदल नहीं सकता। लेकिन एक बात सोचो, तुम्हें अपनी शादी का एक भी पल याद नहीं है। तुम्हें यह तक याद नहीं कि तुम दोनों मिले कैसे थे, प्यार कैसे हुआ था, शादी कैसे हुई थी, तुम्हारे बीच क्या क्या बीता था। मन्नत की आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। सालू ने उसी का फ़ायदा उठाया। और दूसरी तरफ वेदांश, जो सब कुछ जानते हैं, हर याद, हर राज, हर दर्द, सब कुछ, उसने धीमे स्वर में कहा। कभी सोचा कि यह रिश्ता उनके लिए कितना आसान है और तुम्हारे लिए कितना मुश्किल? मन्नत अब चुप थी।
तभी सालू आगे बोली, तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास अपनी कोई याद नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई जवाब नहीं है। फिर उसने एक लंबी सांस ली। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर होती है और भरोसा सवालों को दबाने से नहीं, उनके जवाब मिलने से बनता है। और सबसे बड़ी बात, मन्नत की नज़रें लगातार सालू पर टिकी हुई थी। वहीं सालू के होठों पर एक तिरछी मुस्कान खेल रही थी। वह धीरे धीरे मन्नत के करीब आई और बोली, एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें अपने प्यार पर इतना भरोसा है ना? तुम्हें लगता है कि वेदांश तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि आखिर 3 साल तक उन्होंने तुम्हें ढूंढा क्यों नहीं? मन्नत का चेहरा एकदम स्थिर हो गया। सालू आगे बोली, सोचो ना, जिस इंसान की पत्नी अचानक गायब हो जाए, जिसे वो जान से ज़्यादा प्यार करता हो, क्या वो 3 साल तक चुप बैठ सकता है? क्या वो पूरी दुनिया सिर पर नहीं उठा लेता? क्या वो शहर, हर गली, हर कोने में उसे नहीं ढूंढता? मन्नत की उंगलियां अनजाने में कस गई। वहीं सालू उसके चेहरे के बदलते भाव पढ़ रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मन्नत, क्योंकि सच्चाई शायद उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई जा रही है। उसने जानबूझकर हर शब्द पर जोर दिया। कभी कभी लोग मोहब्बत का दिखावा भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कभी कभी किसी की ज़िंदगी में हमारी जगह उतनी अहम नहीं होती जितना हम समझ लेते हैं। मन्नत की आंखों में हल्की नमी उतरने लगी। सालू ने उसी पल वार किया, जाहिर सी बात है, शायद उन्हें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इन 3 सालों में मैं उनके साथ थी। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। और आज भी हो सकता है तुम्हारे अचानक वापस आ जाने से उन्हें दुनिया के सामने तुम्हें फिर से अपनी पत्नी मानना पड़ रहा हो। आखिर उनकी एक इमेज भी तो है, लोग सवाल करेंगे, इसलिए जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो पूरा सच भी हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मन्नत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, क्योंकि सालू की बातों ने उसके दिल के उसी जख्म को छू लिया था जिससे वह खुद भी लड़ रही थी। अगर सर मुझसे इतना प्यार करते थे तो फिर 3 साल तक मुझे ढूंढा क्यों नहीं? उन्होंने कभी मुझे याद क्यों नहीं दिलाया कि मैं कौन हूँ? आखिर ऐसा क्या हुआ था? उसकी आंखों में नमी उतर आई। दिल बार बार वेदांश पर भरोसा करने को कह रहा था, लेकिन दिमाग एक बार फिर सवाल पूछने लगा था, और यही तो सालू चाहती थी। फिर उसने लंच बॉक्स की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, खैर मुझे क्या, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने सारे सवालों के जवाब पा जाओ, ताकि तुम्हें किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा ना करना पड़े। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन उसके शब्द अपना काम कर चुके थे। तभी मन्नत ने सवाली नज़रों से सालू को देखा और पूछी, बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि मेरी यादाश्त चली गई है? मुझे कुछ याद नहीं है। यह सुनकर एक पल के लिए सालू का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट चमकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। वह मुस्कुराई और मन्नत के थोड़ा करीब आकर बोली, हो सकता है यह भी मुझे वेदांश ने ही बताया हो। मन्नत की मुठियाँ धीरे धीरे भिज गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। कमज़ोर पड़ना उसे कभी पसंद नहीं था, न पहले न अब। तभी सालू ने लंच बॉक्स रखते हुए और मुस्कुराकर बोली, खैर वेदांश तो यहाँ है नहीं, लेकिन जब आए तो उन्हें मेरे हाथों का बना हुआ लंच जरूर खिला देना। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूँ, उन्हें तो पहले ही स्वाद से पता चल जाएगा कि यह खाना मैंने बनाया है। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, तभी मन्नत की ठंडी आवाज़ गूंजी, 1 मिनट। सालू के कदम वहीं रुक गए। वह पलटकर मन्नत को देखने लगी। मन्नत धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अब नमी नहीं थी। कुछ सेकंड पहले जो सवाल थे वो जैसे अचानक गायब हो गए थे। वो सालू के सामने आकर खड़ी हो गई, फिर बेहद शांत स्वर में बोली, तुम्हारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सालू ने भौवें उठाई। कौन सी बात? मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। तुम मुझे बार बार यह समझाने की कोशिश क्यों कर रही हो कि सर मुझसे प्यार नहीं करते, कि उन्होंने मुझे ढूंढा नहीं, कि तुम उनकी ज़िंदगी में थी, कि तुम्हारा उनके ऊपर हक है। वह कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखें सीधे सालू की आंखों में टिक गई। अगर तुम्हें अपनी जगह पर इतना भरोसा है तो फिर मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत
क्यों पड़ रही है? सालू का चेहरा हल्का सा सख्त हो गया। मन्नत आगे बोली, जानती हो, अक्सर जो लोग सच में किसी के दिल में होते हैं उन्हें अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनकी जगह शब्दों से नहीं एहसासों से दिख जाती है। सालू की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। मन्नत ने लंच बॉक्स की तरफ देखा और फिर बोली, और रही बात खाना बनाने की, तो यह बहुत अच्छी बात है। किसी के लिए खाना बनाना खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन खाना बना देने से कोई रिश्ता नहीं बन जाता। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी हो गई, वरना दुनिया के सारे शेफ अपने ग्राहकों के सबसे करीब होते। सालू का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था। मन्नत ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बोली, और जहाँ तक मेरी यादाश्त की बात है, मुझे बहुत कुछ याद नहीं, लेकिन एक बात मुझे बिना यादों को भी महसूस होती है। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। जब सर मेरे पास होते हैं तो मेरा दिल कभी डरता नहीं, और जब दिल किसी इंसान पर इतना भरोसा कर ले तो बाकी दुनिया की बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई, इसलिए अगली बार मुझे यह समझाने की कोशिश मत करना कि मेरी ज़िंदगी में कौन क्या है, क्योंकि हो सकता है कि मुझे अपनी कहानी याद ना हो, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं किसी की जगह छीनने नहीं आई हूँ। मैं उस जगह पर वापस आई हूँ जो पहले से मेरी थी और मेरी ही रहेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सालू का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया था। तभी मन्नत ने अपनी आखिरी वार किया, इसलिए दूसरों के रिश्ते की गहराई नापने से पहले अपनी जगह की गहराई जरूर नाप लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस जगह को तुम अपना समझ रही हो वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो। ये कहकर मन्नत वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई और फाइल खोलते हुए बोली, दरवाज़ा बाहर निकलते समय बंद कर देना। इस बार सालू के पास जवाब नहीं था, लेकिन उसकी मुठ्ठियाँ भींच गई थी। वह किसी तरह खुद को संभाली और केबिन से बाहर निकलने लगी। तभी दरवाज़ा खुला। सामने अमृता खड़ी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। एक पल के लिए माहौल अजीब सा हो गया। सालू की भवें हल्की सिकुड़ गई। वही अमृता भी उसे अनजान नज़रों से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि यह लड़की आखिर यहाँ क्या कर रही है। लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। अमृता सीधे केबिन के अंदर चली गई और सालू वहाँ से निकलकर नीचे वाले फ्लोर की तरफ बढ़ गई। जैसे वो कॉरिडोर में पहुंची, सामने अंगद दिखाई दिया। वह जैसे पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। अंगद तेजी से उसके पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या हुआ? उस लड़की को कुछ याद दिलाने की कोशिश की, उसके दिमाग में कुछ डाला। दरअसल अंगद ने ही सालू को खबर दी थी कि इस वक्त वेदांश केबिन में नहीं है और मन्नत अकेली है। उसे लगा था कि इससे अच्छा मौका शायद दोबारा ना मिले। सालू ने होठ दबाकर हल्की मुस्कान दी। कोशिश तो की है, लेकिन उसकी जुबान उफ कैंची की तरह चलती है। हर बात का जवाब तैयार रहता है। अंगद के चेहरे पर झुंझुलाहट उतर आई। मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ? सालू ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, बीज बो दिया है, अब उसे बस बढ़ने देना है। उसकी आंखों में अजीब चमक उभर आई। यादें नहीं है उसके पास, और बिना यादों के इंसान सबसे ज़्यादा अपने ही सवालों से हारता है। बस उसके मन में सवाल जिंदा रहने चाहिए। अंगद के चेहरे पर संतोष उभर आया। वह बोला, ऐसे ही काम करती रहो, देखना एक दिन वेदांश सिर्फ तुम्हारा होगा। ये कहकर वह वहाँ से आगे बढ़ गया, लेकिन उसके जाते ही सालू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। ऐसी मुस्कान जो अंगद ने देखी होती तो शायद समझ जाता कि वह क्या सोच रही है। वह मन ही मन बुदबुदाई, बेवकूफ़, तुम सच में सोचते हो कि मैं ये सब वेदांश को पाने के लिए कर रही हूँ? उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक उतर आई। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि मैं किसका खेल खेल रही हूँ और किसके इशारों पर चल रही हूँ। वह हल्का सा हंसी। तुम सब अपने अपने हिसाब के मोहरे चला रहे हो, लेकिन असली खेल क्या है यह अभी किसी को नहीं पता। और फिर वो अपने कदम आगे बढ़ाकर भीड़ में कहीं गायब हो गई। कुछ ही देर में वो डोमिनियन एंटरप्राइजेज से बाहर निकली, लेकिन बाहर निकलते ही उसका पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। अब वो सीधी सादी सलवार सूट पहनने वाली लड़की नहीं लग रही थी। उसने कपड़े बदल लिए थे। ब्लैक जीन्स, डार्क क्रॉप टॉप और उसके ऊपर आधी लेदर जैकेट। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। आंखों में पहली बार मासूमियत का नामो निशान नहीं था। उनमें सिर्फ ठंडापन और खतरनाक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। वह अपनी कार में बैठी और बिना समय गंवाए वहाँ से निकल गई। करीब आधे घंटे बाद उसकी कार शहर से दूर एक सुनसान इलाके में आकर रुकी।
चारों तरफ वीरानी फैली हुई थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, सिर्फ सन्नाटा। सालू आराम से कार से उतरी, फिर कार के बोनेट पर बैठ गई। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और होठों के बीच दबा ली। लाइटर की छोटी सी लौ चमकी। अगले ही पल धुएं का एक बादल उसके होठों से बाहर निकला। उसकी आंखें असामान्य रूप से गहरी दिखाई दे रही थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े खेल के बारे में सोच रही हो। कुछ सेकंड तक बस यूं ही खामोश बैठी रही, फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। वो धीरे से बुदबुदाई, सब अपने अपने खेल में बिजी हैं। अंगद सोचता है कि मैं उसकी मोहरा हूँ। और वेदांश राठौर, उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसे तो अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि उसके आसपास कितने चेहरे नकाब पहने घूम रहे हैं। उसने सिगरेट का लंबा कस लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा भयंकर डार्क हो गई थी। तो दोस्तों, आखिर सालू असल में किसके इशारों पर खेल रही है? क्या वो सिर्फ एक मोहरा है, या इस पूरी साजिश की सबसे खतरनाक चेहरा? और जब वेदांश को उसकी सच्चाई पता चलेगी, तब क्या होगा? जानने के लिए मिलते अगले भाग में। लेकिन तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।